प्रिय साथियों, आज मैं आपको नक्षत्र मंडल में 9 नंबर के नक्षत्र यानी कि अश्लेषा नक्षत्र के बारे में जानकारी दूंगा। अश्लेषा नक्षत्र जो है इसके अधिदेवता शेषनाग हैं और इसके जो ग्रह है ये बुध ग्रह के अंतर्गत आता है। यह गंडमूल नक्षत्र भी है। बुध के सारे नक्षत्र जो है गंडमूल नक्षत्र में आते हैं, बुध और केतु के। तो ये गंडमूल नक्षत्र में भी आता है और इस नक्षत्र में पैदा हुए जातकों की गंडमूल की शांति करवाना परम आवश्यक है। राशि चक्र में यह कर्क राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के अंतर्गत आता है, यानी कि पूरे का पूरा नक्षत्र कर्क राशि के द्वितीय भाग में आता है। इस नक्षत्र के जातक जो है इनकी भव्य आकृति होती है, इनके दांत कुछ बाहर निकले होते हैं, डरावनी शक्ल होती है थोड़ी सी, वैसे हष्ट पुष्ट होते हैं, इम्प्रेसिव होते हैं, प्रभावयुक्त होते हैं और बड़े ही अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए बड़े ही निपुण होते हैं और बड़ा अच्छा इनका खुद के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अन्य लोगों के लिए हमेशा ही थोड़े आक्रामक स्तर के रहते हैं। अगर किसी का प्रथम नक्षत्र में जन्म होता है तो प्रथम नक्षत्र तो कुल मिला के अच्छा है, लेकिन अगर द्वितीय नक्षत्र में जन्म है, चंद्रमा यानी कि द्वितीय नक्षत्र में है अश्लेषा नक्षत्र के, तो उसमें जो है धन का नाश करता है। तृतीय चरण में हो तो ये जो है माता के लिए अनिष्टकारी है और चतुर्थ चरण में यह बिल्कुल सही है। चतुर्थ चरण में परिवार के लिए अच्छा है, लेकिन खुद के लिए जो है इसकी जो गतिविधियां है, कार्य है, वो थोड़े कंट्रोवर्शियल यानी कि विवादास्पद हो सकते हैं। इस ग्रह के जो लोग हैं ये जीवन में काफ़ी तरक्की करते हैं और 20-21 साल की उम्र में ये अपना पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। परिवार वालों के लिए कोई ये विशेष सहायक नहीं होते और कोई विशेष हित परिवार को इनसे नहीं मिल पाता। अपने बच्चों के लिए भी ये सामान्य ही है और बच्चों का भी इनको ज़्यादा सहयोग नहीं मिलता, लेकिन बच्चे इनके बड़े अच्छे होनहार निकलते हैं। इनका जो वैवाहिक जीवन भी सामान्य ही है, बाहरी रूप से काफ़ी अच्छा है, लेकिन आंतरिक रूप से सामान्य ही कहा जा सकता है इनका जो जीवन है। इस नक्षत्र के जो पुरुष जातक हैं, यानी कि इस नक्षत्र के जो पुरुष जातक हैं तो उसमें जो है इनके लंबे चौड़े शरीर के अश्लेषा जातक होते हैं, लेकिन इनका व्यवहार बड़ा शुष्क टाइप का होता है। ये सौम्य व्यवहार इनका कम ही मिलता है, बड़ा ड्राई नेचर के होते हैं ये लोग। इनका शरीर गठा हुआ, चेहरा गोल और आकृति डरावनी नज़र आती है। जब वे किसी को घूरते हैं आंखें उससे हटानी पड़ती हैं, क्योंकि इनकी जो है ना घूरने की शक्ति बहुत ज़्यादा है, इनकी नज़र इनकी बड़ी ख़राब है, दूसरे को बड़ी जल्दी इनकी नज़र लग जाती है और जुबान भी इनकी बड़ी वो है, वो भी बड़ी जल्दी बुरा असर करने वाली होती है इनकी जुबान भी। तो इनकी नज़र और जुबान से दूसरे व्यक्तियों को बचकर ही रहना चाहिए। ऐसे लोगों से मित्रता भी है बड़ी सतर्कता से बरतनी चाहिए, क्योंकि ये आपके जो है फास्ट फ्रेंड कभी भी नहीं हो सकते। इनका व्यवहार एकदम से पलटी मारने वाला होता है और इसलिए हमेशा इनका सतर्कता से ही इनके साथ पेश आना चाहिए। चाहे बाहर से आए आपको कितने भी अच्छे वफादार नज़र आए, कितने भी सहयोगी नज़र आए, अच्छे नज़र आए, लेकिन सतर्क रहना इनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता नहीं चलेगा कब इनका व्यवहार एकदम से उलट जाएगा। तो और ये बड़े बड़े मतलबी तरह के होते हैं। जब इनको किसी से मतलब होता है तो बड़े सौम्य व्यवहार के और बड़े मीठे हो जाते हैं और मतलब निकल जाने पर एकदम ड्राई नेचर अपना लेते हैं। तो अश्लेषा जातक किसी का भी आभार नहीं मानते, एहसान ये अंदर से किसी का भी नहीं मानते, यहाँ तक कि जिसने उन्हें जन्म दी है, कष्ट उठाकर पाला पोसा उसका भी नहीं।
उनके प्रति भी इनकी जो कठोर वाणी और कृतज्ञता भरी अनग्रेटफुलनेस जाहिर हो सकती है। यही कारण है कि वे उन सब की बद्दुआ यानी कि श्राप ले जाते हैं जिनका भी इससे वास्ता पड़ता है। बाहर से वह दिखता है कि दूसरों के दुख में बहुत संवेदनशील तथा दुखी रहता है, परंतु आंतरिक रूप से वह पक्का मक्कार, एहसान फरामोश तथा स्वार्थी होता है। बोलते बहुत हैं, वह दूसरों को कड़वे या तीक्ष्ण बोल चाल से आकर्षित तो कर लेते हैं, जिसके कारण दूसरा आसानी से उसकी बात काटने की हिम्मत नहीं कर पाता, या फिर काम निकालते वक्त ऐसी चिकनी चुपड़ी लगाते हैं कि दूसरा व्यक्ति नकारात्मक नहीं हो पाता। राजनेताओं के अधिकांशतः आश्लेषा नक्षत्र होते हैं। जो बड़े बड़े राजनेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनके इस तरह के गुण होते हैं, इसलिए उनके आश्लेषा नक्षत्र मिलता है राजनेताओं का, काफ़ी ज़्यादा लोगों का। आज की दल बदल राजनीति में इनका सरोकार ज़्यादा रहता है और बड़ी जल्दी ये शिखर तक पहुंच जाते हैं। ऐसी तिगड़मबाजी से और अपना मतलबी नेचर के कारण जो अपना पॉलिटिक्स में बहुत ही सक्सेसफुल रहते हैं। इन सब विवादग्रस्त चारित्रिक गुणों के बावजूद आश्लेषा जातक एक कामयाब नेता या लीडर हो सकते हैं, जो देश या राज्य की समस्याओं से जूझने में माहिर, कूटनीतिक और काम निकालने में दक्ष तथा बौद्धिक अक्षमता से परिपूर्ण होते हैं। जाहिर है कि जो आदमी अपने लिए मतलबी है, अगर वो अच्छा नेता है तो अपने देश के लिए भी, अपनी पार्टी के लिए भी मतलबी हो के उसको आगे बढ़ाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। परंतु कुछ आश्लेषा जातक कायर, डरपोक तथा कमजोर दिल के, मरी हुई आवाज़ में बोलने वाले तथा सदैव दीनता तथा भय प्रकट करने के आदी हो जाते हैं। वे स्वयं अहंकारी नहीं होते, बल्कि दुनिया भर के लिए बेकार, फालतू और सिरदर्द पैदा करने वाले तथा शेखीबाज, मक्कारी तथा चालबाजी से अपना धंधा व्यवसाय चलाते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनका चंद्रमा आश्लेषा नक्षत्र में काफ़ी कमज़ोर होता है। उन लोगों के ऐसे लक्षण हो सकते हैं। आश्लेषा जातकों को दूसरों पर आसानी से विश्वास नहीं होता। यह भी देखा गया है कि वे स्वयं जमाखोर, चोर, अवांछित चरित्र के महानुभावों के बीच धड़ल्ले से उठते बैठते हैं। इसका सीधा अर्थ यही है कि उनकी दृष्टि में सभी एक जैसे हैं। जैसे अमीर हो या गरीब, बुरा हो या भला, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी आज़ादी और कार्य क्षेत्र में किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करते। उन्हें वही व्यक्ति प्रिय है जो उनकी हर अच्छी या बुरी योजना में शामिल हो और उनकी हाँ में हाँ मिलाए। ऐसे चमचों पर वे सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, यानी कि जो इनकी चमचागिरी कर सकते हैं उन पे ये सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं और उसको पूरा फ़ायदा दे सकते हैं। अगर आपका अपने सेवा के क्षेत्र में, नौकरी वगैरह में आपका बॉस कोई अश्लेषा नक्षत्र का है, तो आप उसकी चमचागिरी करके पूरी उन्नति पा सकते हैं, पदोन्नति पा सकते हैं और वांछित पोस्टिंग वगैरह भी ले सकते हैं। एक विशेष कर्म आश्लेषा जातकों में यह भी है कि वे सदैव अहंकारी तथा दूसरों के प्रति बेरुखी दिखाने वालों का समर्थन करते हैं। उनको ऐसे ही लोग पसंद आते हैं जो उनकी तरह अहंकारी हों और दूसरों के प्रति बेरुखी दिखाने वाले हों। ऐसे लोगों को भी वे पसंद करते हैं। यदि वह किसी ज़रूरतमंद की सहायता करेगा तो उसका ढिंढोरा पीटने से बाज नहीं आएगा। इसका अभिप्राय यह है कि लोग उसकी चापलूसी करें और वह व्यक्ति को तिल देकर ताड़ के बराबर वसूली कर ले। अश्लेषा जातकों में जो भी अच्छे या बुरे गुण हैं, उनके बावजूद वे भाग्यशाली, लोकप्रिय और गर्म मिजाज माने जाते हैं। अगर कोई उन्हें गंभीरतापूर्वक देखे तो यह भी नज़र आएगा कि जहाँ क्रोध नहीं करना चाहिए वहाँ पर वे अंगारे बरसाते हैं और जहाँ पर गर्म होने की ज़रूरत है वहाँ पर चुप रह जाते हैं। यह उनकी अपराध संरक्षण प्रवृत्ति कहलाती है। भाग्यशाली होने के बावजूद वे अपने सौभाग्य से पूरी तरह संतुष्ट और लाभान्वित नहीं होते। उनको भी अपने सगे संबंधियों से पूरी तरह धोखा मिलता रहता है, क्योंकि जब वे अपने सगे संबंधी से वफादार नहीं है तो उनके सगे संबंधी भी उनके साथ वफादारी नहीं रखते। जबकि अज्ञात व्यक्ति उनकी सहायता के लिए उतर आता है कि वो अज्ञात व्यक्ति को उनके अंदर का पता नहीं होता, इसलिए वो उनकी बातों में आकर उनकी सहायता कर देता है। अब जहाँ तक शिक्षा, आर्थिक स्रोत और व्यवसाय का सवाल है, आश्लेषा जातक कला, वाणिज्य और विज्ञान आदि व्यवसायिक क्षेत्रों में
काफ़ी अच्छी डिग्री लेके शिक्षा हासिल करते हैं। यदि शनि की दृष्टि इस नक्षत्र पे हो, यानी कि शनि की दृष्टि चंद्रमा पर हो आश्लेषा नक्षत्र के, तो ऐसे व्यक्ति प्रशासन, पुलिस अथवा सेना में लेखा या भंडार के अधिकारी होते हैं। व्यापार में उन्हें तरल पदार्थों से विशेष लाभ होता है। अधिकांश जातक क्लर्क, लेखाकार, विक्रय प्रतिनिधि, एजेंट, दलाल या कमीशन एजेंट आदि सरकारी क्षेत्र में वे अधिक पदोन्नति पाते हैं। यानी अगर ये सरकारी क्षेत्र में नौकरी हो तो उसमें ये काफ़ी अच्छी तरक्की कर लेते हैं, जबकि प्राइवेट या निजी क्षेत्र में दोहरा व्यवसाय जमाने में क्रियाशील होते हैं। 35-36 साल उन्हें जोखिम आदि लेने से धनहानि होती है, परंतु 40-42 साल के बाद जोखिम से इनको अपार लाभ भी होना शुरू हो जाता है। गृहस्थ जीवन, अधिकतर घर की मोटी जिम्मेदारियों से भी बच निकलते हैं। ख़ास तौर से अगर वो घर में छोटे हैं सबसे, तो सारी जिम्मेदारियों से वो बच निकलते हैं, घर की बिल्कुल भी कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेते। लेकिन इसके उलट अगर वो सबसे बड़े हैं घर में, तो सारी जिम्मेदारियां उनको निभानी पड़ती हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत अहंकारी होते हैं और घर के ऊपर ही सबको अपना अहंकार दिखाने की कोशिश करते हैं, तो जिससे घर में उनको अंदर से कोई भी पसंद नहीं करता है। और इसी कारण, क्योंकि वो घर वालों को इज्जत नहीं करते, तो घर वाले भी उनसे कटे कटे रहते हैं, तो इसी कारण उनकी पत्नी भी जो है ऐसे जातक की, वो भी अपने देवर देवरानी आदि की इज्जत नहीं करती और उनसे अच्छे संबंध नहीं रख पाती। यही वजह है कि इनका जो दाम्पत्य जीवन है ऐसे उतार चढ़ाव, खट्टे मीठे स्वभाव का और ऊपर नीचे रहता है। स्वास्थ्य, तनाव और खुशी के बीच रहने के कारण, क्योंकि ये कभी खुश कभी दुखी, कभी खुश कभी दुखी, ऐसी इनकी नेचर होती है। लगातार ना ये खुश रह सकते हैं ना ये दुखी रह सकते हैं, तो इसके कारण इनका जो ध्यान अपनी सेहत पर ज़्यादा नहीं दे पाते हैं। इनका स्वास्थ्य बनता बिगड़ता रहता है, कभी ये अच्छे तंदुरुस्त नजर आएंगे और कभी ढीले ढाले नजर आएंगे। मादक द्रव्यों का सेवन अथवा नशाखोरी से इन्हें परहेज नहीं रहता। इन्हें किसी भी चीज़ से कोई भी परहेज नहीं है, चाहे वो किसी कार्य से हो या किसी खाने पीने की चीज़ से हो। हर जगह ये ज़रूरत के हिसाब से अपना रुख बदलते रहते हैं। तो क्योंकि इनका कोई कंट्रोल नहीं है, तो इससे भी इनका जो स्वास्थ्य है वो स्टेबल नहीं रहता, स्थायी नहीं रहता। और इसी कारण हाथ पैरों में दर्द, पेट की गड़बड़ी एवं चलने फिरने में थकावट आदि महसूस होती है। अगर इस नक्षत्र की कोई महिला है तो उसकी शारीरिक संरचना जो है काफ़ी आकर्षक होगी और सुंदर, लेकिन वो ज़्यादा सुंदर नहीं होगी। उसका बिल्टअप तो बॉडीली अच्छा होगा, लेकिन उनके नैन नक्श जो है वो ज़्यादा सुंदर नहीं होते। अगर मंगल इसी नक्षत्र में स्थित हो तो उनकी शरीर आकृति सुंदर हो जाती है। यानी मंगल भी अगर चंद्रमा के साथ मिला है, उसकी डिग्री चंद्रमा के आसपास है, उसी नक्षत्र में है मंगल भी, तो फिर जो काफ़ी सुंदरता आ जाती है महिला जातक में। ऐसी महिला जातक हैं, उनको अपने पर नियंत्रण रखने में असमर्थ रहती हैं ऐसी महिलाएं, और लापरवाही का व्यवहार करती हैं। अधिकांश महिलाएं शर्मीले स्वभाव की, लेकिन चरित्र उच्च कोटि का होता है। अपने मित्र और संबंधियों में आदर सम्मान आदि भी प्राप्त करती हैं। शब्द जाल से ही वे अपने शत्रु या विरोधी को परास्त कर देती हैं। तो महिलाओं के लिए यह नक्षत्र काफ़ी अच्छा है कंपैरेटिवली पुरुषों के। शिक्षा, आर्थिक स्रोत और व्यवसाय, जो ऐसी महिलाएं हैं तो कार्यालय व्यवस्था संबंधी व्यवसाय में लेखन, शॉर्ट हैंड, टाइपिंग और तथा संचार व्यवस्थाओं में उन्हें विशेष सफलता मिलती है। कम्युनिकेशन के फील्ड में उनको काफ़ी सफलता मिलती है। इन महिलाओं की शिक्षा मीडियम ही रहती है, मध्यम स्तर की होती है, परंतु कम पढ़ी लिखी आश्लेषा महिलाएं छोटे मोटे व्यवसाय से भी काफ़ी अच्छा धन कमा लेती हैं, जैसे कि मछली पालन, डेयरी, कृषि संबंधी कार्य, सिंचाई संबंधी, ऐसे अनेकों तरह के कार्य जो है उनमें भी ये काफ़ी अच्छा पैसा बना लेती हैं। अश्लेषा नक्षत्र के महिलाओं को बचपन से ही पीलिया अथवा कब्ज और चक्कर आने की आशंका बनी रहती है,
और युवावस्था में जोड़ों के दर्द से परेशानी रहती है। युवावस्था में तनाव के कारण स्नायु विकार तथा चिड़चिड़ेपन की शिकायत रहती है। ऐसे रोगों से प्रभावित होकर ये दूसरों को गाली गलौज या अपशब्द कहने में उतारू हो जाती हैं। इन्हीं कारणों से लड़ाई झगड़ा इनके दैनिक जीवन से जुड़ जाता है। अगर रजो दर्शन भी इन महिलाओं को इसी नक्षत्र में हो तो महिलाएं जो है पति के अलावा अन्य पुरुष पर भी आकर्षित हो सकती हैं, संवेदनशील और धोखेबाज हो सकती हैं। इन महिलाओं की संतान भी जीवित नहीं रहती है। तो ये हो गया था अश्लेषा नक्षत्र के बारे में, पुरुष और इस महिला दोनों के बारे में आपको बताया है। अब हम देखते हैं कि चंद्रमा जो है इस नक्षत्र में अलग अलग चरणों में क्या क्या प्रभाव देगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि चंद्रमा पर दृष्टि कौन कौन से ग्रहों की पड़ने से क्या क्या फल मिलते हैं। अश्लेषा नक्षत्र में चंद्रमा को यदि सूर्य देखे तो व्यक्ति वास्तुकार अथवा भवन निर्माता होता है। वह छोटे से पद पर सरकारी अथवा गैर सरकारी विभाग में कार्य करता है। किसी दूसरे की सहायता करना उसे अच्छा नहीं लगता। अगर मंगल की दृष्टि पड़ जाए चंद्रमा पर तो व्यक्ति क्रूर और जघन्य अपराध करके परिवार पर दाग लगाने वाला हो जाता है। माता के लिए भी अरिष्टकारी बन जाता है। अगर बुध की दृष्टि हो तो व्यक्ति फिर जो है धनी, पत्नी, पुत्र एवं अच्छे पद प्रतिष्ठा से युक्त होता है। ऐसा व्यक्ति नौसेना अथवा सरकारी क्षेत्र में रुचि लेता है। और अगर बृहस्पति देखे ऐसे चंद्रमा को, अश्लेषा नक्षत्र वाले चंद्रमा को, तो व्यक्ति बड़ा ही व्यवहार कुशल, वार्तालाप में सिद्धहस्त तथा सुखी जीवन बिताने वाला बड़ा ही अच्छे चरित्र का व्यक्ति बन जाता है। अगर शुक्र की दृष्टि हो तो व्यक्ति जो है उसको वैसे तो अच्छा है लेकिन संक्रामक रोगों से पीड़ित रहता है। उसे छूत की बीमारी, कैंसर और टीबी की भी आशंका रहती है। अगर शनि की दृष्टि हो तो व्यक्ति बहुत ही झूठा, मक्कार, पत्नी के साथ मिलकर माता के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाला, घुमक्कड़ आदि और गरीब हो जाता है। तो यानी कि शनि की दृष्टि बहुत ही हानिकारक है ऐसे चंद्रमा पर। अगर चंद्रमा प्रथम चरण में हो तो व्यक्ति जो है धनवान, दयालु और बुद्धिमान होता है। क्योंकि अगर प्रथम चरण में चंद्रमा होगा तो नवांश कुंडली में चंद्रमा जो है ये धनु नवांश में आएगा। चंद्रमा प्रथम चरण का चंद्रमा नवांश कुंडली में धनु नवांश का आएगा, तो धनु राशि के प्रभाव इस पर पड़ जाएंगे। तो इससे जातक बड़ा दयालु और बुद्धिमान होगा। वाहन आदि के कारोबार से वह धन कमाता है। चारों तरफ उसकी जय जयकार होती है। अगर द्वितीय चरण में अगर चंद्रमा आ जाता है तो फिर जो है वो शनि के नवांश, मकर नवांश में आ जाएगा, मकर राशि के नवांश में आ जाएगा। ऐसे जातक की मृत्यु किसी महामारी या किसी खतरनाक असाध्य रोग से होती है। कुछ जातकों को कोढ़, कैंसर आदि भी हो सकता है। ऐसे जातक भाग्यहीन, मातृ पितृ सुख से वंचित, दुकानदारी या दूसरे के अधीन रहकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। अगर तीसरे चरण में चंद्रमा हो तो ये भी शनि का ही नवांश पड़ेगा। तीसरे चरण के चंद्रमा शनि के नवांश में आएगा, नवांश कुंडली में। तो उसे माता पिता का सुख नहीं के बराबर होता है अथवा वह परिवार से दूर चला जाता है। अपने निकट संबंधियों से उसे पीड़ा ही भोगनी पड़ती है। किसी दुर्घटना आदि में अधिक घायल होने से मृत्यु तक हो सकती है। तो इस प्रकार देखते हैं हम कि चंद्रमा जो है अश्लेषा नक्षत्र के दूसरे और तीसरे चरण में कतई अच्छे फल नहीं देता। चतुर्थ चरण में अगर चंद्रमा आ जाए तो वह जो है मीन नवांश में आ जाएगा, यानी बृहस्पति के मीन नवांश में आ जाएगा, जो कि एक अच्छी सिचुएशन है, बहुत अच्छा है। ऐसा जातक जो है हालांकि थोड़ा सा ये अनैतिक हो जाता है अपने कार्य में, लेकिन अपने लिए बहुत अच्छा है। थोड़े से लाभ से वह संतुष्ट नहीं रहता है। वह किसी बैंक अथवा कोषागार में खजांची, पैसे वसूल करने वाला अभिकर्ता या विदेश में रहकर धन कमाता है। मुद्रा आदि का व्यापार भी ऐसा जातक करता है। क्योंकि आश्लेषा नक्षत्र के गुण तो उसमें रहेंगे ही, चाहे वो नवांश में अच्छे ग्रह के नवांश में भी क्यों ना आ जाए। तो लेकिन कुल मिलाकर पहले चरण में और चौथे चरण में इसकी स्थिति कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी है, और बाकी चरणों में जो इसकी स्थिति दूसरे और तीसरे चरण में अच्छी नहीं मानी जाती है।
अश्लेषा जातकों को जो है पूर्वा फागुनी, हस्त, शतभिषा तथा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के जातकों से मित्रता, व्यापार, साझेदारी या विवाह आदि नहीं करना चाहिए। तो जो विवाह आदि के लिए, साझेदारी के लिए ये चीज़ें देखनी चाहिए कि जिसके साथ कर रहे हैं वो पूर्वा फागुनी नक्षत्र जो कि शुक्र का नक्षत्र है, हस्त नक्षत्र जो कि चंद्रमा का है, शतभिषा नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र है तथा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो कि बृहस्पति का नक्षत्र है। इन नक्षत्र के जातकों से इनको मित्रता, व्यापार, साझेदारी या विवाह आदि कतई नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया विभिन्न चरणों के बारे में, और हम देखते हैं इसके बारे में जनरल उपाय क्या है। एक तो इस नक्षत्र के जातकों को है, जैसे कि ये कर्क राशि में आता है और इसके जो चरण हैं शनि के उसमें आते हैं, शनि की राशि में आते हैं या गुरु की राशि में आते हैं। तो उसी हिसाब से अगर पहले और चौथे चरण में है तो गुरु को अच्छा करें, और दूसरे तीसरे चरण में है तो शनि के उपाय करें, शनि से बचाव करें, उसके उपाय करें। और पहले चौथे चरण में है तो गुरु की कृपा प्राप्त करें। अर्थात या तो अपना गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए आप हल्दी हल्दी और हल्दी और चावल मिलाकर और उसको पानी में मिलाकर आप सूर्य को अर्घ्य दें नहाने के बाद रोज़ सुबह। तो सुबह सूर्य को जल देना हल्दी और चावल मिलाकर काफ़ी अच्छा रहेगा, जिनका कि पहले और चौथे चरण का अश्लेषा नक्षत्र में चंद्रमा हो, और जिनका दूसरे और तीसरे में हो तो उन्हें शनि की वस्तुओं का दान करना चाहिए। शनि की वस्तुओं का दान करें, शनि की मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, गरीबों की सहायता करें, बुजुर्गों की सहायता करें। तो शनि मंदिर जाएं शनिवार को, तो इन सब के करने से, और भैरव की पूजा करें या फिर भगवान शिव की पूजा करें, तो ऐसा करने से उनको काफ़ी जो इनके अरिष्ट परिणाम है वो न्यूनतम हो जाएंगे और अच्छे ही प्रभाव इनको प्राप्त होंगे। तो ये हुआ आज अश्लेषा नक्षत्र के बारे में। तो इस प्रकार मैंने नक्षत्र मंडल के पहले 9 नक्षत्रों के बारे में बता दिया है जो कि 9 ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। ये 9 ग्रहों के जैसे कि मैंने आपको बताया, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, ऐसे 9 नक्षत्रों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और उनके स्वामी ग्रह आते हैं केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध। अब अगले जो 9 नक्षत्र हैं वो क्रमशः ऐसे ही दोबारा से रिपीट होते हैं, यानी मघा, पूर्व, फागुनी, इस तरह से जो आगे 9 नक्षत्र आएंगे वो भी इसी तरह से इन्हीं ग्रहों से दोबारा से रिपीट होंगे, यानी कि केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध से रिपीट होंगे। फिर उसके बाद फिर अगले 9 नक्षत्र आएंगे वो भी ऐसे रहेंगे। तो इस प्रकार जो है इन नक्षत्रों का फल जो है कुछ कुछ सामान्य आपस में मिलते जुलते रहेंगे। जैसे केतु के नक्षत्र हो गए अश्विनी, मघा, मूला, और शुक्र के नक्षत्र हो गए भरणी, पूर्व, फागुनी, पूर्वाषाढ़ा, और सूर्य के नक्षत्र हो गए कृतिका, उत्तर फागुनी, उत्तराषाढ़ा। चंद्र के नक्षत्र हो गए रोहिणी, हस्त, श्रवण। मंगल के नक्षत्र हो गए मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। राहु के नक्षत्र हो गए आद्रा, स्वाति, शतभिषा। बृहस्पति के नक्षत्र हो गए पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद। और शनि के नक्षत्र हो गए पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद। और बुध के नक्षत्र हो गए अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। इनके प्रभाव थोड़े थोड़े डिफर करेंगे क्योंकि ये अलग अलग राशियों में आएंगे। अब जैसे है तो उसी हिसाब से इनका फर्क पड़ता जाएगा आकाशमंडल में। वो हम आगे आपको फर्दर इन नक्षत्रों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा आपको बताते रहेंगे आने वाले में। ये आपकी एक सामान्य जानकारी के लिए हमने आपको बताया है। और जिस नक्षत्र का जो चरण भी जो है ना कौन सी राशि में आता है नवांश कुंडली में, उसको देख के आप उसके उपाय को आसानी से देख सकते हैं। और उनकी दशा अंतरदशा में भी इन नक्षत्रों के फल पूरे मिलेंगे। यदि किसी जातक की कुंडली में
जन्म नक्षत्र और चंद्र नक्षत्र एक ही राशि के एक ही नक्षत्र में आ जाते हैं। जन्म जन्म नक्षत्र यानी कि लग्न का जो है, लग्नेश का जो नक्षत्र है, और चंद्रमा जिस राशि में है उस भाव के मालिक का जो नक्षत्र है, तो वो अगर लग्नेश का नक्षत्र और चंद्रमा का नक्षत्र और लग्न का नक्षत्र, लग्न उसमें है, नक्षत्र में है। मैं एक बार फिर से पुनः आपको रिपीट करता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया इसमें। अगर लग्न का नक्षत्र, क्योंकि लग्न किस राशि का लग्न है, उसमें कौन सा नक्षत्र का लग्न है, वो वाला नक्षत्र, और चंद्र नक्षत्र यानी कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है, अगर ये दोनों एक ही हैं या एक ही स्वभाव के हैं, तो जातक को उसके फल बेहतर मिलेंगे और खराब फल खराब मिलेंगे। और अगर ये एक दूसरे उलट स्वभाव के हैं तो मध्यम फल मिलेंगे, यानी खराब स्वभाव भी कुछ कम हो जाएंगे और जो उसके अच्छे स्वभाव भी कम हो जाएंगे। और दोनों अगर बुरा प्रभाव देने वाले हैं तो बुरा प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस प्रकार आपको लेकर चलना चाहिए। और इन दोनों नक्षत्रों का जो है, इसका जो राशि चक्र में भी देख लेना चाहिए कि इनकी दशा कब आ रही है, तो अपनी दशा में इनका फल दशा अंतर दशा में ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिस तरह का भी होगा। तो इस तरह से मैं नक्षत्रों के बारे में आज मैंने इतना ही कहना है। आगे मैं आपको बाकी बचे नक्षत्रों के बारे में इन्हें नटशल बताता रहूँगा, और इसके बाद फिर हम कल से अपने एक नए विषय पर आएंगे आपके लिए। तो आप जो है मेरे इसको और ज़रा थोड़ा शेयर और करें, इसको अपना सब्सक्राइब करें, और ज़रा और लाइकिंग वगैरह देते रहें, और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों यारों को, ताकि और भी लोगों तक जो है ये सब पहुंच सके। और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।